हमने इस चैप्टर में रासायनिक संयोजन के नियम देखे, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देखा था, परमाणु के बारे में देखा, परमाणु कितने छोटे होते हैं, उसके कुछ संकेत वगैरह के बारे में देखा। उसके बाद जो है परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखा और देखा कि कार्बन का यूज करा है उन्होंने, कार्बन के सापेक्ष जो है अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए हुए हैं। एक टेबल देखी थी जिसमें तत्वों के सिंबल लिखे हुए थे और मैंने आपको 118 तत्व जिस टेबल में लिखे हुए हैं वो टेबल बताई भी थी। उसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कौन कौन सी उपधातुएं होती है, कौन कौन सी अधातुएं होती हैं, कौन कौन से हेलोजन तत्व हैं, कौन कौन से शून्य समूह हैं, वो सारी चीजें बता दी थी। इसमें हमको कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने थे, यू में नापे जाते हैं। यू का फुल फॉर्म यूनिफाइड मास होता है या यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। उसके बाद अणु के बारे में बात करी थी, कुछ तत्व, कुछ अणु एक परमाणु होते हैं, कुछ द्विपरमाणु, कुछ बहुपरमाणु, धातुओं के अणु ज्यादातर एक परमाणु होते हैं। यौगिकों के अणु के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आयन के बारे में देखा कि आयन क्या होते हैं और उसके बारे में 4th चैप्टर में और भी देखना है हमको। रासायनिक सूत्र लिखने के बारे में हमने बात करी थी, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं उसके लिए 3 नियम भी पढ़े थे कि धातु का नाम पहले लिखना है, धातु का बाद में लिखना है। बहुपरमाणु आयन में कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं संख्या, आयनों की संयोजकता हमेशा बराबर होना चाहिए। इनका नियम का फॉलो करते हुए हमने कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना सीख लिया था। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आगे हमको जो बात करना है, थोड़ी सी इस चैप्टर की टफ पोर्शन वाली बात है। वो कौन सी बात है? वो बात है आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान से क्या मतलब है? अणु का द्रव्यमान। अभी तक काय की बात कर रहे थे? परमाणु के द्रव्यमान की बात कर रहे थे। अब अणु पढ़ लिया है तो अब काय की बात कर रहे हैं? अणु के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं कि अणु का द्रव्यमान कितना होता है। और उसके बाद बात करेंगे मोल संकल्पना की कि मोल क्या होता है। और इसमें एक शब्द आएगा एवोगाड्रो। एवोगाड्रो, एवोगाड्रो है ना। एवोगाड्रो आपने शायद एवोकाडो फल सुना है? एवोकाडो, एवोकाडो फल सुना होगा। हाँ भैया। हाँ, एवोकाडो फल होता है, अपने यहाँ नहीं खाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन अभी इम्पोर्ट होने लगा है भारत में भी, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एवोकाडो की तरह नाम मिलता जुलता है एक वैज्ञानिक का, उनका नाम है एवोगाड्रो। एवोगाड्रो है ना। एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के द्रव्यमान और मोल संबंधित कुछ बातें बोली थी, उसको बोलते हैं मोल संकल्पना। और एक एवोगाड्रो का नंबर भी बहुत ज्यादा, जादुई नंबर भी बोल सकते हो आप उसको। बहुत अच्छा चीज है, अगर समझ में आ जाए तो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे जब पहली बार पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, धीरे धीरे समझने की कोशिश तो करते हैं। नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, हो सकता हो पहली बार भी समझ में जाए, कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं आणविक द्रव्यमान। अनुभाग 3.2.2 में हमने परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यू में नापते हैं, कुछ परमाणु के द्रव्यमान याद भी करे थे आपने। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। किसी अणु का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उस अणु में जितने भी परमाणु मौजूद हैं, ध्यान दीजिएगा, उस अणु में जितने भी परमाणु मौजूद हैं उनके द्रव्यमानों का टोटल कर देंगे तो हमें आणविक द्रव्यमान पता जाएगा। उदाहरण के लिए जल का एक अणु ले लेते हैं। जल के एक अणु में आप देखोगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। जल के एक अणु का फॉर्मूला होता है H2O। जल का अणु कैसा दिखाई देता है? H2O दिखाई कैसे देगा? इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, ऐसे दिखाई देगा जल का अणु, है ना। मैं पिक्चर नहीं बना रहा हूँ। H2O ऐसा दिखाई देगा। H2O में कौन कौन से तत्व विद्यमान है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान टोटल जोड़ दूंगा तो मुझे काय का मिल जाएगा? जल का आणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान मैं ऐड कर दूं ऑक्सीजन के द्रव्यमान को तो मुझे काय का मिल जाएगा? जल का आणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा, है ना। यही लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसके परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चलो H2O का कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब इसमें आपको वाली टेबल बहुत काम आने वाली है, जो दूसरी वाली टेबल थी ना जिसमें हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किए हुए थे। क्या मुझे कोई बता सकता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक परमाणु है, इसका द्रव्यमान कितना होता है U में? टेबल अगर याद करिए। भैया एक, भैया एक। और कोई? चलो एक बच्चे को तो याद है। हाँ भैया एक ही। चलो 3 बच्चे हो गए शायद, एक और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आई थी। 3 बच्चों ने जवाब दिया 1 U। बिल्कुल सही है बेटा आंसर। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको 1 U बोलते हैं। मैंने कहाँ से निकाला हुआ है ये देखो, मैंने कहाँ से निकाला हुआ है इसको, अपन
ऊपर जाके दिखाते हैं कहाँ से निकाला है मैंने। मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाली टेबल की, है ना, टेबल नंबर 3.2। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए थे ना, इस टेबल की बात कर रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 1, कार्बन का कितना दिया हुआ है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32। मैंने इसको आपको याद रखने का बोला था, रिमेम्बर करने का बोला था। अगर नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी भी दिमाग में रखो। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ ना, इसका परमाणु द्रव्यमान ये होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान ये होता है, बस आप रिमेम्बर करते जाइएगा, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं बहुत बार, है ना, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। हाइड्रोजन का 1 होता है ना। और अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पर जो है हम पानी का द्रव्यमान जो है यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पर टेबल दी हुई है। क्या टेबल आपको इजीली विजिबल है, इजीली दिखाई दे रही है टेबल? कहीं मेरा चेहरा तो नहीं बीच में? हाँ भैया दिख रही। हाँ भैया। चलो ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम पानी के द्रव्यमान को निकाल के देखते हैं कि पानी का एक अणु द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और हमको क्या निकालना है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है कि पानी का एक अणु जिसमें H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा। माउस भैया थोड़ा सा काम कर लो। हाइड्रोजन का होता है 1U और ऑक्सीजन का कितना होता है, टेबल में से देख के बताओ। 16। बहुत अच्छे, 16U। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका द्रव्यमान को, हमसे बोला हुआ है जितना परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको जोड़ दो, है ना। तो अब देखना हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो 2 से 1 को, है ना। या फिर आप 2 परमाणु है ना, तो 2 परमाणु, 1 का 1 है तो 2 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणित 1, है ना। तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, यहाँ पर 1 ही है, तो ऑक्सीजन को कितने कितने परमाणु को लिखेंगे, केवल 1 बार 16 लिखेंगे, है ना। टोटल करते हैं। अब यहाँ पर लगेगा बॉड मास। मुझे ये बताओ कि 16 में पहले 2 जोड़ूं कि 1 में 2 का पहले मल्टीप्लाई करूं? 1 में 2 का मल्टीप्लाई। और कोई? भैया पहले मल्टीप्लाई होगा। भैया पहले मल्टीप्लाई। बॉड मास पढ़ा है सभी ने? हाँ भैया। चलो फुल फॉर्म बताओ। ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। बहुत बढ़िया, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो इस बॉड मास के रूल के हिसाब से क्या करते हैं हम, सब बॉड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और फिर प्लस, हाँ 2 का 1, कितना अच्छा, देखो मैंने कितनी अच्छी मैथ्स पढ़ाई। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, कितना अच्छी बात बोली मैंने, है ना। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, प्लस 16 करेंगे, 16 और 2, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, 18। मतलब जल का आणविक द्रव्यमान, मतलब एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक अणु का द्रव्यमान होगा 16U। यू लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि द्रव्यमान काय में नापते हैं, यू में नापते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16U। आई होप आपको ये आणविक द्रव्यमान निकालना समझ में आएगा। एक और उदाहरण देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल थोड़े से तत्वों के नाम याद होना चाहिए, नहीं तो आगे जो है वो समझ में नहीं आएगा, है ना। कौन कौन से तत्व यहाँ पर आपको याद रखना है, कुछ वैसे तो सारे जितने भी यहाँ पर टेबल बनी हुई है सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। देखते हैं कितने बच्चों को याद रहती है टेबल। और हम जो है वो एक अगला उदाहरण का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले पानी का देख लेते हैं, उन्होंने पानी का सॉल्व करके कितना निकाला है, हमारा 18U आ रहा था। देखते हैं उनके जैसा मैच हो रहा है कि नहीं। तो पानी का निकाला हुआ है उन्होंने यहाँ पर, है ना। पानी का ए वाला सॉल्व करके देखते हैं, हम बी वाले पे ना पहुंच जाएं। देखो पानी का आंसर कितना आया हुआ है, 18U।
मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला जो सॉल्व करने को बोला है, उसमें बोला HNO3, दिख रहा है ना आपको, HNO3। देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तीन है ना। तो हम हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो एक को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, एक होता है। चलो ये तो याद था आपको। नाइट्रोजन का किसको याद है, बताओ भैया। 14 16 14 बेटा, 14। नाइट्रोजन का होता है 14, है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का होता है 16। हाँ लेकिन हम इधर देखो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तीन है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तीन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 16 गुणित 3 करना पड़ेगा। जिसके जितने परमाणु होते हैं उसको उतनी बार लिखना पड़ता है ना। या तो आप 16 + 16 + 16 कर लो, या फिर 16 गुणित 3 कर लो। ये ज्यादा इजी रहता है। या तो आप 16 को 3 बार लिख लो क्योंकि 3 परमाणु है, या फिर 16 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में। मल्टीप्लीकेशन क्या है, उतनी बार एडिशन ही तो मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। मतलब कि यदि मैं 25 + 25 + 25 करूं तो भी 75 ही आएगा, या फिर मैं 25 गुणित 3 करूं, 25 गुणित 3 करूं तो भी क्या आएगा, 75 ही तो आएगा तब भी। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, बस उतनी बार जो है उसका एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। किसी भी संख्या की जितनी बार संख्या आती है उतनी बार एडिशन कर दें हम यदि, तो हमारे पास जो है वही मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर रहता है। तो वही यहाँ पर किया हुआ है, या तो 16 आप 3 बार लिख लो, या फिर 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो देखते हैं अपन कितना आता है, कितना आता है। देखो ये एडिशन हम इन दोनों को तो कर सकते हैं। 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। 14 1 15 हो जाएगा, प्लस 16 गुणित 30, 16 तिया 48 बहुत अच्छे। टोटल कितना हो गया, 8 और 5 13 के 3, 13। हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63 यू लगाना मत भूलना, नंबर कटते हैं इकाई नहीं लिखने के। 63 यू आया। देखते हैं इनका आंसर कितना आ रहा है भैया, इन्होंने कितना निकाला हुआ है। देखो नाइट्रिक अम्ल का इन्होंने सॉल्व किया हुआ है तो कितना आ रहा है, 63 यू। इजी है आणविक द्रव्यमान निकालना, कैलकुलेट करना। कुछ भी टफ लगा इसमें क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। एक और निकाल के देखते हैं हम, जो हम निकाल सकते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम का कितना होता है, किसी को याद है, 40 पक्का। हाँ भैया, बहुत हाँ बढ़िया। भैया, मैं भूल गया था, आपको याद है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम का होता है 40। अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या, उसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो ताकि आपको इसको थोड़ा सा रिमेम्बर रह जाए, याद रह जाए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर बोले तो मतलब अजीब बात यह है कि जो मार्बल देखा है आपने, मार्बल, मार्बल के बारे में जानते होंगे, जो फर्श बनता है जिसका, हर मार्बल का फॉर्मूला यही होता है, चूना पत्थर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हर मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। उसकी रचना अलग हो जाती है क्योंकि उसमें उपस्थिति रहती है कुछ खनिजों की। खनिज के कारण से कुछ मार्बल अलग अलग टाइप के दिखने लगते हैं। आजकल मार्बल बनाए भी जाने लगे हैं फैक्ट्रियों में। हाँ बिल्कुल सही सुना, मार्बल बनाए भी जाने लगे हैं। तो चूने पत्थर का फॉर्मूला होता है या मार्बल का फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। अब ये किसका, एक अणु का नाम हो गया CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और आगे क्या लगा हुआ है, कैल्शियम लगा हुआ है, इसलिए इस पूरे को पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका क्या करना है, हमको इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए Ca का कितना बताया आपने, 40। और कैल्शियम के कितने एटम है, यहाँ पर कितने परमाणु है, एक ही है। तो 40 कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, प्लस लगाया। कार्बन का किसी को याद है, कार्बन का कितना होता है, 12। बहुत अच्छे। कार्बन के कितने एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो 12 को भी एक बार लिखेंगे। अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी देखा था अपन ने, 16, है ना। 16। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 में, या फिर हम 16 + 16 + 16 भी लिख सकते हैं। तो 16 गुणित 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 16 16 × 48, है ना। 40 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 52। 40 और 12 को जोड़ेंगे तो 52, 16 × 48, 48 और 52 कितना होता है भैया, 100। बहुत अच्छे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 100 यू।
कितना इजी सा है ना, कुछ भी टफ नहीं है ना इसमें, कुछ भी वाकई टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, सब चीज बहुत आप आसानी से कर सकते हो। चलो तो आपको जो है वो आज का होमवर्क दिया जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो है याद करना है कुछ तत्वों के, कुछ यौगिकों के, सॉरी योग तत्व बोल दिया मैंने, कुछ यौगिकों के आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन है ये। दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप बिल्कुल बिना देखे। तो आपके ये क्वेश्चन आज का होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जिसको आपको मंडे तक परफॉर्म करना है, और उसको आपको कॉपी में लिखकर, यार कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, 2-2 पेज रहेंगे सबके। एक काम करिएगा, आप दोनों क्वेश्चन करिएगा कॉपी में, और लेकिन पिक्चर आपको केवल 2 की भेजना है, बस दूसरे वाले क्वेश्चन की भेजना है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ओ आपको जो 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपको पिक्चर केवल इसकी भेजना है, एक पेज में हो जाएगा जहां तक ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। बाकी आपको परफॉर्म दोनों करना है, अगर एक पेज में दोनों हो जाते हैं तो दोनों भेज दीजिएगा, वैसे नहीं हो पाएंगे जहां तक मुझे पता है ना। तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का वो भी देख लो एक बार। आपको क्या करना है, वैसे मैं इसको पहले भेज देता हूँ, वो भेज दूंगा मैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका यौगिक का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए H2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है H2, तो सबसे पहले आप 1 नंबर डालोगे, H2 लिखोगे, उसके नीचे जो है वो लिखोगे हाइड्रोजन, पूरा बाकायदा हिंदी में लिखोगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। जैसे ये लिखा है ना नीचे, ये देखो ये वाली लाइन लिखी हुई है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान, जिंक का परमाणु द्रव्यमान, ये वाली लाइन आप इसके नीचे लिखोगे बाकायदा हिंदी में, है ना। आप चाहो तो H का लिख सकते हो, लेकिन अभी H मत लिखना, आप पूरा नाम लिखना। जैसे यहाँ पर Zn लिखा हुआ है ना, तो आप उसको जिंक लिखना, Na लिखा हुआ है तो उसको सोडियम, ताकि तत्वों को पहचानना सीखोगे। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो इसको हाइड्रोजन हिंदी में लिखना, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे अब यहाँ पर 2 तत्व हैं, 2 कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप पहले लिखोगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। CH4 है तो कार्बन और हाइड्रोजन, कॉमा लगा हुआ है, ये अलग अलग यौगिक है ना, ये अलग, H2 अलग है, O2 अलग है, Cl2, कॉमा दिख रहा है आपको हर यौगिक के बाद, है ना। तो इसको लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है ना। फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है कि आणविक द्रव्यमान बराबर से, बाकायदा लिखोगे पूरा आणविक द्रव्यमान, माउस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आणविक द्रव्यमान बराबर से H2 का कितना होता है, एक तो हाइड्रोजन का 1 होता है, और दो हाइड्रोजन के एटम है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, अर्थात आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 का, एक बार 2, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 2U आ जाएगा, है ना, 2U आ जाएगा, ठीक है। इसको जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बहुत सारे हैं, लेकिन कल की छुट्टी भी है आपकी, इसलिए जो है वो पूरे के पूरे दे रहा हूँ मैं, आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई किसी में दिक्कत जाएगी तो उसमें देखो, इसमें आपको जो है वो कुछ के दिए नहीं है, तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिए, जिंक का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का, पोटेशियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सब कुछ दिए हुए हैं, है ना। तो आपको जो है वो, चलो ठीक है, मैं पेज की संख्या बढ़ा दे रहा हूँ, आपको 2 पेज में सॉल्व करना है। चाहो तो पूरे जितने 2 पेज में आ जाए उतने करिएगा, लेकिन करना पूरे हैं, और भेजना केवल 2 पेज हैं बस, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी आज का कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, मोल संकल्पना की बात कर लेते हैं, और जो है इसी के साथ साथ मोल संकल्पना के पढ़ने के साथ साथ जो है वो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मोल संकल्पना पढ़ने से पहले आणविक द्रव्यमान के बाद एक और चीज होती है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है कुछ भी फर्क नहीं है, वैसे के वैसे निकालते हैं, जैसे अपन ने आणविक द्रव्यमान निकाले ना, बस वैसे ही निकाले हैं। बस यहाँ पर जो है हम जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान उनके निकालते हैं जिनके ऊपर आयन होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनके सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। लिखा हुआ है किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान परिकलन किया है। अंतर केवल इसलिए इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे परिकलन करेंगे, वैसे ही Na का कितना होता है तो बोलेंगे 23 होता है, और एक परमाणु है तो 1 का मल्टीप्लाई करा। क्लोरीन का कितना होता है तो 35.5 होता है, एक परमाणु तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल करा तो आया 58.5 U। तो देखो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी वैसे ही निकालते हैं जैसे हम परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो फिर इसमें फर्क क्या है, बस इसमें फर्क ये है, सूत्र इकाई द्रव्यमान हमेशा बस आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं,
यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों ही जो है वो आयन बनाते हैं, इसलिए आयनिक यौगिक कहलाते हैं ऐसे। जैसे CaCl2 हो गया, ये भी आयनिक यौगिक ही है, कैल्शियम पे धनायन रहता है और क्लोरीन पर ऋणायन रहता है ना, ये भी आयनिक यौगिक है। निकालने का तरीका सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। तो बेसिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपको दोनों को ही वैसे के वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था आपका आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। आखिरी टॉपिक बचा हुआ है मोलर संकल्पना, जिसके लिए आपको एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन मोलर संकल्पना पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर दें।